हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस मेजर 6 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के कार्यकरण की आलोचनात्मक व्याख्या करें। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के कार्यकरण की आलोचनात्मक व्याख्या करें। ठीक है, इस क्वेश्चन के पहले हम लोग मतलब को समझते हैं कि पूछा क्या जा रहा है, पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, मतलब हमको बताना या फिर आपको बताना ये है कि जो स्विट्जरलैंड में जनता प्रत्यक्ष रूप से कानून बनाने, फैसले लेने और सरकारी कार्यों पर नियंत्रण रखने में कैसे भाग लेता है, इसी को हम लोग को बताना है। ठीक है, कि स्विट्जरलैंड में जो पूछा जा रहा है कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के कार्यकरण की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। मतलब स्विट्जरलैंड जो देश है, वहां पर क्या होता है, तो लोगों द्वारा डायरेक्ट कानून पास किया जाता है, या फिर अगर कोई भी बिल पास होता है तो उसमें लोगों को पूछना पड़ता है या फिर जनता को पूछना पड़ता है, या अगर उस समय कोई नहीं पूछा तो जो जनता है वो डायरेक्ट वहां पर अपना बिल के लिए प्रस्ताव रख सकते हैं या फिर उनको रोक सकता है। इस तरह से जो पावर है वो स्विट्जरलैंड में लोगों के पास होता है, जनता के पास होता है। ठीक है, उसी को आज हम लोग समझेंगे बहुत ही आसानी से और बहुत ही विस्तार में। चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए समझते हैं इसके आंसर को। लिखा है कि स्विट्जरलैंड विश्व में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के एक अद्वितीय और प्रभावशाली उदाहरण के रूप में जाना जाता है। यहाँ की प्रणाली में नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीधे भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो नागरिक है, यहाँ पर जो नागरिक उनको निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीधे भाग लेने का अधिकार, मतलब सीधा सीधा वो भाग ले सकते हैं, कोई भी कानून में सीधा सीधा भाग ले सकते हैं। यह प्रणाली मुख्य रूप से जनमत संग्रह का मतलब क्या होता है आगे बताएंगे, और जन उपक्रम के माध्यम से कार्य करती है। हालांकि इसकी कई विशेषताएं इसे लोकतांत्रिक आदर्श के करीब लाती है, लेकिन इसकी कुछ आलोचनाएं और सीमाएं भी हैं। दोस्तों अगर बात करें कि जनमत संग्रह का मतलब क्या होता है, जनमत संग्रह का मोटा मोटी इस तरह से समझे कि जनता की राय लेने का औपचारिक माध्यम है ये, जो लोकतंत्र में सीधे निर्णय लेने की शक्ति देता है। ठीक है, इस तरह से जनमत संग्रह उसको कहा जाता है। मतलब कोई भी फैसला लेने के लिए जो औपचारिक रूप से, मतलब कि जो औपचारिक रूप से उसको जनता लेना पड़ेगा, इसको बोला जाता है जनमत संग्रह। या फिर जहां पर क्या है, तो किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जनता की राय जानने के लिए किया गया मतदान, इसको कहा जाता है जनमत संग्रह। और दूसरा आपका पॉइंट है जन उपक्रम। तो जन उपक्रम क्या होता है, तो किसी काम को करने का प्रयास या फिर प्रक्रिया को जन उपक्रम कहा जाता है। दोनों को हम लोग आगे बहुत ही विस्तार से समझेंगे, एक मोटा मोटी तरह से आप इसको समझ लीजिए। और अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल पर एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग समझते हैं आगे। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का कार्यकरण किस तरह से काम करता है, जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है वो। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के निम्नलिखित प्रमुख उपकरण है। ठीक है, आगे हम लोग समझेंगे कि जनमत संग्रह क्या होता है या फिर जनमत संग्रह कैसे काम करता है। यह तब होता है जब संसद पारित किसी कानून को लागू करने से पहले जनता की स्वीकृति ली जाती है। कोई भी संसद, मान लीजिए कि संसद में कोई बिल पास करना है, तो जब जनता से इसके बारे में पूछा जाएगा उसको कहा जाता है जनमत संग्रह। क्योंकि जब कोई फैसला औपचारिक तरीके से लिया जा रहा है और लोगों को, जनता को इसके बारे में पूछा जा रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे जनमत संग्रह। ये कहाँ पर होता है, तो स्विट्जरलैंड में स्विट्जरलैंड में ये होता है। दूसरा पॉइंट है आपका जन उपक्रम। जन उपक्रम के बारे में जैसे मैंने बताया था, किसी भी महत्वपूर्ण काम को करने के लिए या फिर उसका प्रयास या फिर प्रक्रिया को ही जन उपक्रम कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग समझेंगे कैसे। तो नागरिकों को यह अधिकार है कि किसी भी नए कानून या संविधान संशोधन का प्रस्ताव करें, बशर्ते आवश्यक संख्या में हस्ताक्षर एकत्र किए जाएं। नागरिकों को जो है अधिकार है ये कि किसी भी नए कानून या फिर संविधान का प्रस्ताव करें, मतलब वो पास करवा सकते हैं या फिर किसी को रोक सकते हैं। ठीक है, बशर्ते उनके पास जो आवश्यक संख्या में हस्ताक्षर होने चाहिए, मतलब उनके पास बहुमत होना चाहिए। अगला पॉइंट है वैकल्पिक जनमत संग्रह। तो संसद के निर्णय को चुनौती देने के लिए नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है, जिसमें एक निश्चित अवधि के भीतर हस्ताक्षर जुटाने की आवश्यकता होती है। लोगों के पास नागरिक के पास क्या है, तो अधिकार प्राप्त है, जिसमें क्या है, एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित समय में उसके अंदर जो है हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए उसको आवश्यकता पड़ता है। अगर वो हस्ताक्षर प्राप्त कर लेता है, बहुमत प्राप्त कर लेता है, तो किसी भी फैसले को बदल सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सकारात्मकताएं। ठीक है, मतलब जो पॉजिटिविटी है वो। इसमें अगला पॉइंट है कि सीधा जनमत सहभागिता, सीधा जन सहभागिता। तो नागरिकों को सीधे निर्णय लेने का अधिकार मिलता है, जिससे लोकतंत्र की भावना मजबूत होती है। वहां पर जो है स्विट्जरलैंड में लोगों को, नागरिकों को सीधे निर्णय लेने का अधिकार मिलता है, मतलब सरकार से डायरेक्ट वो बात कर सकता है। इस तरह से वहां पर अधिकार दिया गया है। दूसरा पॉइंट है सरकार पर नियंत्रण। तो जनता की भागीदारी सरकार को जवाबदेह बनाती है और निर्णयों में पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। कोई भी कानून आता है उसको जनता को मानना या फिर नहीं मानना, वो डायरेक्ट बात कर सकता है, उसको संसद में बात कर सकता है। तो इसके लिए सरकार पर जो नियंत्रण भी कर सकता है, क्योंकि डायरेक्ट सरकार का जो जनता पर जवाबदेह होता है, जनता को जवाब देना पड़ता है। तो ये इससे क्या होता है, तो जनता और सरकार के बीच पारदर्शिता बनता है। अगला पॉइंट हम लोग समझेंगे स्थानीय जरूरतों का ध्यान।
तो यह प्रणाली स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों को प्राथमिकता देती है, जिससे जनता की जरूरतों का बेहतर समाधान होता है। अगला जो पॉइंट है आपका, संविधान की सुरक्षा। स्विट्जरलैंड में कोई भी बड़ा निर्णय जनता की सहमति के बिना लागू नहीं हो सकता। स्विट्जरलैंड जो देश है वहाँ पर कोई भी जो निर्णय है, बड़ा फैसला है, वो जनता के बिना सहमति के वो पास नहीं हो सकता, लागू नहीं हो सकता। यही कुल मिला के बात यही है कि वहाँ पर जो स्विट्जरलैंड में जब तक जनता का भागीदारी नहीं होगा तब तक वहाँ पर कोई भी कानून पास नहीं होगा। ठीक है, यही कुल मिला के बात है। तीसरा पॉइंट है स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की आलोचना को हम लोग समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है निर्णय लेने की जटिलता। निर्णय लेने में कैसे जटिलता आता है, जब प्रत्यक्ष रूप से जनता का भागीदारी होता है तब उसको हम लोग समझेंगे। पहला पॉइंट है कि जनता को कोई तकनीकी और जटिल विषयों पर मतदान करना होता है, जिसमें विशेषज्ञों की कमी के कारण वे सही निर्णय नहीं ले पाते। मतलब कोई विशेष काम होता है, जैसे वैज्ञानिक काम होता है, वहाँ पर जो कई सारे लोगों को उनके बारे में जानकारी नहीं होती, तो इससे क्या होगा कि वो सही तरह से मतदान नहीं कर पाएंगे, क्या करना चाहिए, इसको लागू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पर लोग बहुत सारे कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो उनको किसी विषय में अगर जानकारी नहीं रहेगी तो वो कैसे मतदान करेंगे कि हमको ये हाँ कहना है या फिर ना करना है। तो इसमें क्या होता है, निर्णय लेने में जटिलता होती है। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, उदाहरण के लिए आर्थिक, पर्यावरणीय या फिर विदेश नीति जैसे विषयों पर आम नागरिकों की समझ सीमित हो सकती है। मतलब इसमें जो है आम नागरिक का जो समझ है वो सीमित हो सकता है, इसमें जटिलता हो सकता है निर्णय लेने में। दूसरा पॉइंट है धीमी प्रक्रिया। तो जनमत संग्रह और जन उपक्रम के लिए हस्ताक्षर जुटाने, मतदान कराने और निर्णय लागू करने में समय लगता है, जिससे यह प्रणाली धीमी हो जाती है। क्या है कि सभी लोगों से साइन करवाना या फिर उनसे बहुमत लेना, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है, जिससे कि प्रक्रिया जो है वो धीमी हो जाता है। अगला पॉइंट है कि तत्काल निर्णयों के लिए यह प्रणाली उपयुक्त नहीं है, विशेष रूप से आपातकालीन परिस्थितियों में। आपातकालीन अगर इमरजेंसी में कोई निर्णय लेना हो तो जनता के द्वारा अगर कुछ काम करवाना है तो सभी का बहुमत जरूरी है, सभी का साइन जरूरी है। तो इसके लिए क्या है कि कई दिन लग सकते हैं, कितना भी समय लग सकता है। तो ये आपातकालीन परिस्थिति के लिए अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की अनदेखी। अल्पसंख्यक जो है उसके अधिकार को अनदेखी करता है। कैसे, तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में बहुसंख्यक जन समूह का दबदबा हो सकता है, जिससे अल्पसंख्यकों के अधिकार खतरे में पड़ सकते हैं। मान लीजिए कि किसी देश में किसी एक जात का दबदबा है, या फिर उनका जो जनमत है, उनका जो जन है या फिर जो लोग है, उनका जाति का वो ज़्यादा है। तो जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो कम जिनकी जाति कम है, वहाँ पर जो जिनकी जाति की संख्या कम है, वो क्या करेंगे, कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि उनके लिए जनसंख्या चाहिए, बहुमत चाहिए, हस्ताक्षर चाहिए। तो अगर अगला जो जाति का लोग है वो सही नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा, नहीं चलेगा। इसीलिए बताया जा रहा है कि जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो बहुसंख्यक जाति के लोग हैं, उनका दबदबा रहेगा, और जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनका इसमें क्या होगा, तो जो उनका जो अधिकार है वो खतरे में पड़ जाएगा। अगला पॉइंट है कि यह प्रणाली बहुमत का अत्याचार का कारण बन सकती है। ये जो प्रणाली वो बहुमत का अत्याचार का जो कारण है वो बन सकता है। चौथा पॉइंट है प्रचार का प्रभाव। जनमत संग्रह में जनता का निर्णय अक्सर प्रचार अभियानों से प्रभावित हो सकता है। शक्तिशाली आर्थिक और राजनीतिक समूह में अपने हित साधने के लिए जनता को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक आलोचना है। अगला पॉइंट है कि गलत सूचना और भावनात्मक मुद्दों का उपयोग जनमत को भटका सकता है। गलत सूचना या फिर जो भावनात्मक मुद्दा होता है उसके उपयोग से जनमत को भटकाया जा सकता है। पांचवा पॉइंट है कम भागीदारी की समस्या। तो स्विट्जरलैंड में अक्सर यह देखा गया है कि जनता का एक बड़ा हिस्सा मतदान में भाग नहीं लेता। जो जनता का बड़ा हिस्सा वो मतदान में भाग ही नहीं लेता है। ठीक है, कई बार मतदान प्रतिशत बहुत कम होता है, जिससे निर्णय सही मायने में जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता। कई बार क्या होता है कि लोग क्या चाहते हैं, अगर जनता वोट ही नहीं करेगी तो पता कैसे चलेगा। मान लीजिए कि 100 लोग हैं, उसमें से 10 लोग या फिर 20 लोग वोट कर रहे हैं, तो पता कैसे चलेगा बाकी 80 लोग क्या चाह रहा है, हाँ चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, तो प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते, मतलब अच्छे से वो काम नहीं कर पाता है। ये क्या होता है, तो कम भागीदारी की समस्या इसमें दिखता है। छठा पॉइंट है वो संसदीय प्रणाली का अवमूल्यन। तो जनता द्वारा बार बार निर्णय लिए जाने से संसद और विधायिका की भूमिका कमजोर हो सकती है। जनता द्वारा अगर बार बार भाग लिया जाएगा, जनता ही फैसला करेगी, तो फिर जो वहाँ पर विधायिका है या फिर जो भी संसद, उसका क्या काम रह जाएगा, कुछ नहीं, वो कमजोर पड़ जाएगा। अगला पॉइंट है यह प्रतिनिधि लोकतंत्र की भावना को कमजोर कर सकता है। सातवां पॉइंट हम लोग देखेंगे, सातवां आलोचना है वो है राजनीतिक अस्थिरता। तो अगर बार बार जनमत संग्रह और जन उपक्रम के माध्यम से सरकार के निर्णयों को चुनौती दी जाती है तो यह राजनीतिक अस्थिरता का कारण बन सकता है। बार बार अगर कोई फैसला लाता है संसद, अगर उसको जनमत संग्रह के द्वारा फैसला चुनौती दिया जाएगा कि ये गलत है या फिर हम फैसला करेंगे, इससे क्या होगा, तो राजनीतिक अस्थिरता का कारण ये बन सकता है। आठवां पॉइंट है बाहरी दबाव और असंतुलन। तो स्विट्जरलैंड के छोटे और स्थिर समाज में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रभावी हो सकता है, लेकिन बड़े और विविध समाजों में इसे लागू करना कठिन है। अगला पॉइंट है कि यह प्रणाली विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समूहों के बीच असंतुलन पैदा कर सकती है।
चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे दोस्तों, कुछ उदाहरणों के साथ इसको समझेंगे, कुछ उदाहरणों के साथ, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण दिया है 1971 में महिला मताधिकार। महिला का जो मताधिकार का पहले अधिकार था वो नहीं था, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मतदान का अधिकार 1971 में मिला, उससे पहले मतदान का अधिकार नहीं था महिलाओं को, जबकि अन्य देशों में यह अधिकार पहले ही मिल चुका था। यह इस बात को दिखाता है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में प्रगतिशील मुद्दे धीमी गति से लागू होते हैं, ठीक है। यह भी एक क्या है, उदाहरण है। दूसरा पॉइंट है मीनार निर्माण पर प्रतिबंध 2009 में, ठीक है। तो मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक जनमत संग्रह के माध्यम से स्विट्जरलैंड में मस्जिदों पर मीनार बनाने पर प्रतिबंध लगाया गया, जो बहुसंख्यक के निर्णय का अल्पसंख्यकों पर प्रभाव दिखता है। मतलब जो 2009 का जो मीनार पर प्रतिबंध था वो कैसे, जो मुस्लिम अल्पसंख्यक लोग उसके मस्जिदों पर मीनार लगाने के लिए प्रतिबंध कर दिया गया। ये क्या दिखाता है, तो बहुसंख्यक के निर्णय का अल्पसंख्यकों पर प्रभाव दिखता है। मतलब जिनकी संख्या ज़्यादा है उनका दबदबा है कम संख्या वाले लोगों पर। पांचवा पॉइंट हम लोग देखेंगे समाधान और सुधार। समाधान क्या है और इसके क्या सुधार है उसके बारे में। तो जनता की शिक्षा जरूरी है। तकनीकी और जटिल मुद्दों पर निर्णय लेने से पहले जनता को सही और प्रामाणिक जानकारी प्रदान करना आवश्यक है। किसी मुद्दे के बारे में जनता को जानकारी देना चाहिए विस्तार से, ताकि लोग उसको समझ सके कि हम किसके बारे में फैसला कर रहे हैं, इसको हम किस तरह से फैसला कर सकें। दूसरा पॉइंट है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। तो कानून और नीतियों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। कानून और नीति जो है उसके अनुसार, उसके हिसाब से अल्पसंख्यकों को अधिकारों की सुरक्षा का सुनिश्चित करना चाहिए। जो अल्पसंख्यक है उसकी सुरक्षा का सुनिश्चित करना चाहिए। अगला पॉइंट है प्रतिनिधि लोकतंत्र का संतुलन। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में प्रतिनिधि लोकतंत्र के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, ताकि संसदीय प्रणाली कमजोर ना हो। अगला पॉइंट है जनमत संग्रह में सुधार। तो जनमत संग्रह के नियमों को अधिक व्यवहारिक और प्रभावी बनाना चाहिए, ताकि केवल आवश्यक मामलों पर जनता की राय ली जाए। इस तरह से बनाया जाए कि जो आवश्यक लगे उसी पर जनता की राय प्रकट की जाए। ऐसा नहीं कि हर मुद्दे पर जनता की राय लेना पड़े। इस तरह से कानून है, लेकिन इसमें सुधार करना चाहिए कि अगर कोई जरूरी मुद्दा है तभी जाके जनता की राय उसमें पूछा जाए। उसके बाद हम लोग समझेंगे निष्कर्ष को। निष्कर्ष में आपको वही लिखना है जो आपने ऊपर लिखा है। लिखना यह है कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नया आयाम दिया है और नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया है। हालांकि इस प्रणाली में आलोचनाएं भी महत्वपूर्ण है, जो इसे सार्वभौमिक रूप से लागू कराने के प्रति सतर्क करती है। सार्वभौमिक तरीके से इसको जो है लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये एक सतर्क करता है। इस तरह से आपको निष्कर्ष में लिख देना। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो एक लाइक और चैनल पर एक सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब किए बिना वीडियो से स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पर जाइएगा नहीं। सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और आपके लिए हम मेहनत करते हैं। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।